बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण के साथ ही वोटिंग संपन्न हो चुकी है और इसी के साथ ही बिहार के सियासी महादंगल में जितने भी प्रत्याशी उतरे थे उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है और जो नतीजे हैं वो 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में जैसे ही आज यानी कि 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ, सभी को इंतजार है एग्जिट पोल का कि आखिर बिहार में किसकी सरकार एग्जिट पोल के मुताबिक बनने जा रही है। तो ऐसे में हम भी हाजिर हैं अपना एग्जिट पोल लेकर के। द न्यूज का ये सबसे बड़ा एग्जिट पोल है जिसमें हम आपको एक विश्लेषण देंगे, जिसमें ये बताएंगे कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कौन कौन से मुद्दे हावी रहे, जनता में ऐसी कौन सी पार्टियां रही जो कि अपनी पकड़ बनाने में मजबूत साबित हुई और उसका नतीजा किस तरीके से कौन सी पार्टी को मिल रहा है, इंडिया अलायंस या फिर एनडीए जो बिहार की सत्ता पर काबिज होगा। तो ऐसे ही जो एग्जिट पोल और बिहार चुनाव में जो असल मुद्दे रहे हैं वो लेकर के हम हाजिर हैं। हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही, जहां पर उन्होंने हर सीटों पर जा करके खुद जनता से उनका रुझान जाना, उनका मूड जानने की कोशिश की कि आखिर बिहार में इस वक्त जो असल मुद्दे हैं वो क्या है और किस आधार पर जनता अपना वोट दे रही है। और इसी वजह से इन तमाम जो आंकड़े रहे, जो ओपिनियंस रहे जनता के, उसके आधार पर हमने एग्जिट पोल तैयार किया है। आपको इससे पहले याद दिला दें कि हमारे चैनल की ओर से जितने भी एग्जिट पोल दिए गए थे, फिर चाहे वो राजस्थान का हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा विधानसभा चुनाव का हो, ये तमाम एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सटीक साबित हुए और लोकसभा चुनावों में भी जो हमने एग्जिट पोल आपको बताया वो भी काफी हद तक सटीक साबित हुए और इन तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। तो ऐसे में हम बिहार विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में असल मुद्दे क्या थे जिसके आधार पर जनता ने वोट दिए। अगर हम बात करें पहले चरण की वोटिंग की तो 6 नवंबर को पहले चरण का वोट हुआ था और जिस तरीके से वोट हुआ था इसमें अगर हम आंकड़े देखेंगे तो ये 64% आंकड़े रहे जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा माना गया। और अब तक बिहार में जितनी बार भी वोटिंग हुई है उसमें ये 64% का जो आंकड़ा है वो एक हायर आंकड़ा रहा है। अब ऐसे में दूसरे चरण की वोटिंग की बात करें तो दूसरे चरण यानी कि 11 नवंबर आज भी ताबड़तोड़ तरीके से बिहार का जितना भी सीमांचल एरिया है वहां पर वोटिंग हुई है और कहीं ना कहीं इसका जबरदस्त असर जो है वो इन तमाम चीजों पर देखने को मिल रहा है और जो नतीजे घोषित किए जाएंगे 14 नवंबर को उसमें भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम मुद्दों की बात करते हैं। जो बिहार में मुद्दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं नो डाउट यहाँ पर मोदी फैक्टर एक बार फिर से बिहार के चुनाव में काम करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हमने लोकसभा में देखा, जितने भी इधर बीच विधानसभा चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र से लेकर के छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली विधानसभा चुनाव, ये तमाम ऐसे इलेक्शंस रहे हैं जहां पर मोदी फैक्टर ने एक बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जो स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर उनकी लीडरशिप में जिस तरीके से काम होता है ये जनता को पसंद आता है और प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर जनता पर अभी भी चल रहा है और मोदी का जो जादू है वो जनता के बीच देखने को मिलता है। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में किस तरीके से 1990 के दशक यानी कि लालू के शासनकाल में जो जंगल राज था इसे जनता आज भी नहीं भूली है और जैसे ही जंगल राज का जिक्र होता है या फिर वहां पर जंगल राज में जिस तरीके के क्राइम्स होते थे वो कहानियां आज भी लोगों की रूह को कपा देता है। और ऐसे में अगर हम जंगल राज का जिक्र करें तो जनता नहीं चाहती कि वो उस दौर को फिर से देखे। ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार जब से बिहार में बनी है लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा मजबूत हुआ है और जनता एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर दबा करके वोट दे रही है। इसके अलावा एसआईआर का मुद्दा भी बिहार चुनाव में काफी ज्यादा
एक बहुत अहम मुद्दा रहा। एसआईआर के जरिए जो चुनाव आयोग है उन्होंने वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया, यानी कि वो वोटर्स जो कि फर्जी हैं या फिर घुसपैठिए हैं या फिर जिनका एड्रेस चेंज कर दिया गया है या फिर जिनका 2 जगह पर एड्रेस है या फिर जो बिहार से हमेशा के लिए कहीं और जाकर के शिफ्ट हो गए हैं या फिर जो मृत पाए गए हैं, ऐसे तमाम जो फर्जी वोटर्स हैं उनका नाम एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से रिमूव किया गया और इसमें आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 65 लाख जो वोटर्स हैं उनके नाम हटाए गए। और रोजगार और पलायन का मुद्दा भी बिहार में काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। ऐसे में एनडीए की जो सरकार है उन्होंने युवाओं को न सिर्फ रोजगार देने का काम किया बल्कि कई सारी इंडस्ट्री और वहां पर कंपनी फैक्ट्री खोलने की बात कही जा रही है ताकि न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिले बल्कि ये जो पलायन हो रहा है, जो बिहार की जनता है काम के लिए उन्हें दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, तो ऐसे शहरों में उन्हें पलायन न करना पड़े और बिहार में ही रह करके वो अपना रोजगार कर सके, अपना काम कर सके, इसको लेकर के भी बाकायदा एनडीए सरकार ने फोकस किया है और इन चीजों का नतीजा उन्हें चुनाव में भी देखने को मिला। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर भी एक अहम मुद्दा रहा क्योंकि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, निहत्थे भारतीय मासूमों को आतंकियों ने निशाना बनाया, तो प्रधानमंत्री मोदी का गुस्सा इस कदर था कि उन्होंने जब बिहार में एक रैली को संबोधित किया तो बिहार की ही धरती थी जहां से उन्होंने आतंकियों को चेतावनी दी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और सेना को लेकर के जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, इसका असर भी इन चुनावों में देखने को मिल सकता है। अब मुद्दे की तो बात हमने कर ही ली, इसके अलावा जिस तरीके से एनडीए शासनकाल में बिहार में जो डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और इसके अलावा पटना एयरपोर्ट जो कि अपने आप में एक खूबसूरत एयरपोर्ट भी माना जाता है और पटना जो है वो बिहार की राजधानी है, ऐसे में वहां पर इस तरीके से एनडीए सरकार की ओर से एयरपोर्ट बनाया जाना ये भी बिहार की जनता के लिए काफी अच्छा माना गया। इसके अलावा पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं था लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार की ओर से यह वादा किया गया है कि बाकायदा पूर्णिया में भी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा राहुल गांधी जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, फिर चाहे वो छठी मैया को लेकर के अपमानित बयान देना हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के नफरती बयानबाजी, अपमानित टिप्पणी या फिर राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए न सिर्फ कांग्रेस बल्कि महागठबंधन के लिए भी काफी ज्यादा घातक साबित होती हुई नजर आ रही है। खैर, ये तमाम मुद्दे रहे बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के कि आखिर क्यों एनडीए की सरकार ने अपने कार्यकाल में जो काम किया है बिहार में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बिहार की जनता का जो रुझान है वो एनडीए की तरफ जा रहा है, ना कि महागठबंधन की ओर से किए गए वादों के। फिर हम एनडीए का घोषणा पत्र देखें जिसे उन्होंने नाम दिया है संकल्प पत्र। तो इसमें उन्होंने ये नहीं बताया है कि कैसे वो सिर्फ रोजगार देंगे, बल्कि उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे वो रोजगार को क्रिएट करेंगे बिहार में ताकि लोगों को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसके अलावा जो जीविका दीदी है जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में दिए गए, ये भी अपने आप में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और माना जा रहा है कि महिला वोटर्स जो होती हैं वो सरकार बनाने में एक निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। और जिस तरीके से राजस्थान हो या फिर हरियाणा हो या फिर दिल्ली का चुनाव हो, इसमें महिला वोटर्स ने जो भागीदारी दिखाई है उसकी वजह से सरकार बनाने में काफी ज्यादा अहम सहूलियत मिली है और कहीं ना कहीं महिला वोटर्स का जो रुझान होता है वो बीजेपी और मोदी फैक्टर पर ही जाता है। और जिस तरीके से गेम चेंजर ये योजना जो है जीविका दीदी, वो काफी ज्यादा गेम चेंजर योजना बताई जा रही है। और इसके अलावा लखपति दीदी जो है उससे माना जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी काफी ज्यादा काम बिहार में होगा। खैर, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अब हम असल बात पर आते हैं, यानी कि एग्जिट पोल पर। तो जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक यहाँ पर जो सीटें हैं वो बिहार में इस वक्त जो बिहार विधानसभा की सीटें हैं वो टोटल 243 सीटें हैं, जिसमें अगर किसी भी पार्टी को बिहार की सत्ता में काबिज होना है तो उसके लिए उन्हें बहुमत का जो आंकड़ा है 222 वो क्रॉस करना पड़ेगा।
ऐसे में जो हमारा एग्जिट पोल है यानी कि द न्यूज का सबसे बड़ा जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक एनडीए जो है वो 140 से 160 सीटें ला सकती है। और इसके अलावा महागठबंधन की बात करें यानी कि इंडिया अलायंस की, तो इनके खाते में 60 से 74 सीटें ही आ सकती है। यानी कि द न्यूज का जो एग्जिट पोल है वो आपको ये जानकारी दे रहा है, ये एग्जिट पोल के तहत आंकड़े दे रहा है कि जो बिहार है उस पे एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। एनडीए की सत्ता एक बार फिर से बिहार में देखने को मिल सकती है, जो इस बार माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस का जो सुपड़ा है वो पूरी तरीके से बिहार में साफ हो जाएगा और सरकार एक बार फिर से एनडीए की बनने जा रही है। क्योंकि मोदी और नीतीश की जो जोड़ी है वो जनता को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि ये जोड़ी सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि ग्राउंड पर काम करके भी दिखाती है और इसी वजह से जनता जो है वो मोदी और नीतीश की जोड़ी को पसंद कर रही है। अब हम विस्तार से सीटों की अगर बात करें तो देखिए जो 243 सीटें हैं इसमें से बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से बीजेपी के खाते में हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक 60 से 84 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू की बात करें तो इन्होंने भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ा है और जेडीयू को 50 से 60 सीटें मिल सकती है। और इसके अलावा एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की बात करें तो उन्होंने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा है और उन्हें 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं। अब अगर हम बात हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की करें यानी कि हम की करें तो इन्होंने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा है और इन्हें 2 या 3 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उन्होंने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और इन्हें माना जा रहा है कि 2 सीटें मिल सकती है। अब ये तो रहा पूरा एनडीए का खाका कि हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक इन्हें कितनी सीटें मिल सकती है, यानी कि एनडीए को 160 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात हम करते हैं महागठबंधन की यानी कि इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस को टोटल 74 सीटें मिल रही है, यानी कि इंडिया अलायंस जो है वो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है अपने दम पर। आरजेडी की बात करें तो नो डाउट आरजेडी बिहार में बड़ी पार्टी है, तो आरजेडी जो है वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी, लेकिन उन्होंने महज 50 से 59 सीटों पर ही अपना दाव चला पाई है, यानी कि 50 से लेकर के 59 सीटें आरजेडी को मिल रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने यात्रा भी की थी, राहुल गांधी ने बकायदा पैदल यात्रा कर रहे थे, बाइक से यात्रा करते हुए नजर आए तेजस्वी के साथ, लेकिन इसका जो असर है वो बिहार में होता हुआ नहीं दिखाई दिया और 61 में से कांग्रेस को 15 से 100 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात अगर हम सीपीआईएम की करें तो सीपीआईएम 33 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि उन्हें मात्र 2 सीट यहां पर हासिल हो रही है। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है, खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, लेकिन उन्हें मात्र 3 सीटें ही मिल रही है। अब अदर्स की बात करें तो अदर्स में भी बहुत सारी ऐसी पार्टीज रह गई, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, तो इन्हें 3 सीटें मिल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीमांचल में जो एरिया है वहां पर एआईएमआईएम की सीटें जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा जेएसपी यानी कि जन स्वराज की पार्टी, यानी कि जो प्रशांत किशोर है, उनकी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है। बड़ा दमखम के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे, जगह जगह उन्होंने प्रचार किया, लगातार वो केंद्र सरकार आरजेडी के जंगल राज को लेकर के हमलावर रहे, उन्हें 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हम जेजेडी की करते हैं, यानी कि तेज प्रताप यादव की पार्टी। दरअसल आपको बता दें कि पिछले महीनों लालू यादव ने न सिर्फ तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी से निष्कासित किया, बल्कि अपने घर से भी निष्कासित कर दिया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी एक नई पार्टी बनाई जेजेडी, और कहा जा रहा है कि 1 सीट जो है वो जीत सकते हैं, अपनी सीट तेज प्रताप यादव बचा सकते हैं। महुआ विधानसभा से वो उतरे हैं और ऐसे में वो अपनी सीट बचा सकते हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय हैं वो एक निर्दलीय यहाँ पर अपनी सीट बचाते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में जो बिहार
राज्य है उसमें सीमांचल का एरिया भी लगता है, यानी कि बॉर्डर एरिया लगता है नेपाल साइड से। इसके अलावा आपका यूपी आ जाता है। ये तमाम जो साइड के एरियाज हैं वो काफी ज्यादा मायने रखते हैं और इसमें कई अहम सीटें हैं। इसमें कई सारे मंत्री भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा कई सारे बाहुबली भी चुनावी मैदान में उतरे हैं जिनकी शाख और प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चंपारण सीट यानी कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जो है, इसके अलावा गया, पटना, जमुई, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर लोगों की निगाहें बनी हुई है। और मोतिहारी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, छपरा, गया, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं और इसी वजह से ये जो एग्जिट पोल है वो काफी ज्यादा मायने रखता है। और जिस तरीके से 2020 में चुनाव हुआ था, कोविड का एरा था, लेकिन इसके बावजूद जो बढ़त है वो एनडीए को मिली थी। तमाम जो विरोधी दल थे चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, लगातार एनडीए सरकार को लेकर के बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो पलड़ा भारी था वो एनडीए का पलड़ा काफी ज्यादा भारी था और नीतीश कुमार और मोदी एक साथ थे, जिसकी वजह से एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी। हालांकि वो बात अलग है कि नीतीश कुमार ने पलटी मार ली और उसके बाद उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया, लेकिन बाद में फिर से नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के साथ हो लिए और एक बार फिर से एनडीए के साथ ही मिल करके नीतीश कुमार बिहार के चुनावी मैदान में उतरे। और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी क्या नतीजे जो है वो 2020 वाले ही होंगे, क्योंकि एग्जिट पोल जो हमारे हैं वो यही साबित कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है वो ग्राउंड जीरो से लगातार बनी हुई थी। हमारी जो टीम है वो ग्राउंड जीरो से एक एक सर्वे दे रही थी, एक एक आंकड़े बता रही है कि आखिर वहां की जनता का मूड क्या है, वहां की जनता किस हिसाब से अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है, किस तरीके से उन्होंने एनडीए की सरकार को काम करते हुए देखा, या फिर उन्होंने अभी तक जो जंगल राज उन्होंने देखा है वो अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं और वो नहीं चाहते कि बिहार में जंगल राज का सिलसिला उन्हें फिर से देखने को मिले। वो लॉ एंड ऑर्डर वाली सरकार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में जिस तरीके से कानून का राज स्थापित है वो कानून का राज फिर से स्थापित रहे। तो खैर, जो हमारा एग्जिट पोल है उसके मुताबिक तो जो सरकार है वो एनडीए की बन रही है और बिहार की सत्ता में एक बार फिर से एनडीए काबिज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जीत का सेहरा एनडीए के सर सज रहा है। 160 सीटों के साथ यहां पर एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल करके सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। खैर, ये जो एग्जिट पोल है वो एक अनुमान होते हैं, जो असल आंकड़े हैं वो चुनाव आयोग की ओर से सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के ये आंकड़े आए हैं, जाहिर तौर पर ये इंडिया की नींद उड़ाने के लिए काफी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी वो भी मेंशन जरूर करें। धन्यवाद।